हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे टॉपिक प्लान डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन, मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर की कंट्रोवर्सीज, मेजर आउटकम्स, इकोनॉमिक फाउंडेशन। की कंट्रोवर्सीज में हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बेस्ड थे उनमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज आए, क्या क्या टकराव आए, क्या लोग जो आलोचक थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने क्या क्या इन दोनों की आलोचनाएं की, उन बिंदुओं को देखेंगे। द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट फॉलोड इन द अर्ली ईयर्स रेज्ड सेवरल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 एग्जाम्पल्स आर स्टिल वेरी रिलेवेंट। जो हमारे अर्ली ईयर्स में जब हमारे आर्थिक विकास शुरू हुआ था तो हमारे सामने 2 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे कि किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, कौन सी डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी भारत को अपनानी चाहिए। उनमें से 2 एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं, एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री, प्राइवेट वर्सेज पब्लिक सेक्टर। एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री, तो आप सबको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था और सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में हैवी इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया गया था। बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री विच वन शुड अट्रैक्ट मोर पब्लिक रिसोर्सेज इन ए बैकवर्ड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये था कि जो बैकवर्ड इकोनॉमी थी भारत की, उसमें कौन सी इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पर या इंडस्ट्री पर, किस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने चाहिए। Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy for development and the emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे कि जो सेकंड प्लान था उसने जो एग्रीरियन स्ट्रेटजी थी, जो भारत की कृषि पर जो नियोजन बनाया गया था, जो प्लानिंग बनाया गया था, उसको पीछे धकेल दिया था। एंड द एम्फासिस ऑन, और जो इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था, उसके कारण क्या हुआ था, एग्रीकल्चर और जो ग्रामीण भारत था वो गरीबी में धकेल गया था या फिर उससे सफ़र करना पड़ा था। गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक जेसी कुमारप्पा, ये जेसी कुमारप्पा गांधीवादी अर्थशास्त्री थे जो प्लानिंग कमीशन के सदस्य भी रहे थे। प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट, उन्होंने एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट पेश किया था, एक ऐसा ब्लूप्रिंट खाका प्रस्तुत किया था जिसमें किस पर फोकस किया गया था, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था। Chaudhary Charan Singh said that the planning was leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of the farmers and rural population। अब जो चौधरी चरण सिंह पहले कांग्रेसी थे लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय लोकदल से नया पार्टी बना ली थी। उन्होंने शुरुआत से ही कहा था कि एग्रीकल्चर को सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहिए, केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर प्लानिंग में हैवी इंडस्ट्रीज़ पर, इन पर फोकस किया जाता है तो इससे क्या होगा, प्रोस्पेरिटी इन अर्बन सेक्शन की और जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, उसकी समृद्धि बढ़ेगी बजाय कि, और इससे क्या होगा, घाटा किसको वहन करना पड़ेगा, द फार्मर्स एंड रूरल पर, जो ग्रामीण पॉपुलेशन है और जो गाँव के गरीब किसान हैं उनको इसका जो घाटा है वो वहन करना पड़ेगा। Others thought that without a drastic increase in industrial production there could be no escape from the cycle of poverty। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोचते थे कि इंडस्ट्रीज़ पर अगर इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ नहीं किया गया, उसमें वृद्धि नहीं की गई तो हम जो हमारे भारत की पॉवर्टी साइकिल है उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। दे आर्ग्यूड दैट इंडियन प्लानिंग डिड हैव एन एग्रीरियन स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। उनका ये भी आर्ग्यूमेंट थे कि जो भारतीय नियोजन था उसने कृषि आधारित स्ट्रेटजी भी बनाई थी जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी। और क्या किया था उन्होंने, द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर इन द विलेजेस। और उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स जैसे भूमि सुधार के लिए और जो रिसोर्सेज थे उनका सही वितरण भी जो ग्रामीण के गांव के पुअर्स थे या किसान थे उनके मध्य किया था। लेकिन हुआ क्या, द फेलियर वॉज नॉट दैट ऑफ पॉलिसी। उनका यह कहना था कि पॉलिसी फेलियर नहीं हुई बट इट्स नॉन इम्प्लीमेशन, उनका इम्प्लीमेशन नहीं
होना पॉलिसी को फेलियर बना रहा था। बिकॉज द लैंड ओनिंग क्लासेज हैड लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। इसका कारण क्या था, जो लैंड ओनिंग क्लास थी, ज़मींदार लोग थे, उनके पास में बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल पावर्स थी। बिसाइड they also argued that even if the government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problem of rural poverty। उनका यह भी कहना था कि अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा धन खर्च भी करती है तो भी जो रूरल पॉवर्टी की बड़ी प्रॉब्लम है, मैसिव प्रॉब्लम है, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो आलोचक थी उन्होंने किस तरह से आलोचनाएं की। दूसरा बिंदु हम देखते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नॉन पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि हमने देखा था, डेवलपमेंट के टू पाथ्स थे, फर्स्ट कैपिटलिस्ट मॉडल, सेकंड सोशलिस्ट मॉडल। तो इंडिया ने दोनों को ही पूरी तरह से फॉलो नहीं किया था। इट डिड नॉट एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट मॉडल। इंडिया ने कैपिटलिस्ट मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट वॉज लेफ्ट एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर। उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट के जितने भी रिसोर्सेज है वो पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर को, निजी हाथों में दे दिए जाते हैं। तो इंडिया ने यह भी एक्सेप्ट नहीं किया था। नॉर डिड इट फॉलो द सोशलिस्ट मॉडल। और इंडिया ने जो सोशलिस्ट मॉडल था उसको भी पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। इन विच प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अबोलिश्ड। इसमें क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश कर दिया जाता है। और एंड ऑल द प्रोडक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और जितने प्रकार के उत्पादन हैं, प्रोडक्शन है, वो किसके हाथों में आ जाता है? स्टेट के हाथों में, राज्य के हाथों में। Then elements from both these models were taken and mixed together in India। इंडिया में क्या किया गया, इन दोनों ही जो मॉडल थे, डेवलपमेंट मॉडल, उनके जो एलिमेंट्स थे उनको मिक्स कर दिया गया। दैट इज़ वाई इट डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसलिए जो इंडिया की इकोनॉमी है इसको क्या नाम दिया गया? मिक्स्ड इकोनॉमी, या इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। मच ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स। क्या किया गया? एग्रीकल्चर, व्यापार और इंडस्ट्री, इनको प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया, निजी कर दिया गया। द स्टेट कंट्रोल्ड की हैवी इंडस्ट्रीज। अब स्टेट के हाथों में क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया गया था। रेगुलेटेड ट्रेड एंड मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर। और ट्रेड में भी, और ट्रेड, व्यापार और जो कृषि थे उनमें कुछ इंटरवेंशन, कुछ सुधार उनके द्वारा किए गए थे। Critics argued that the planners refused to provide the private sector with enough space and the stimulus to grow। अब जो आलोचक थे वो किस तरह से आलोचना करते हैं कि क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट द प्लानर्स रेफ्यूज टू प्रोवाइड द प्राइवेट सेक्टर विथ, जो प्राइवेट सेक्टर था उनको इनफ स्पेस और उनकी स्टिमुलस ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, उनकी ग्रोथ को आगे नहीं कर रहे थे। द enlarged public sector produced powerful vested interests that created enough hurdles for private capital। अब जो पब्लिक सेक्टर थे उनके द्वारा बहुत सारे चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया गया था। और वो क्या कर रहे थे, वो जो निजी क्षेत्र की कंपनी वगैरह थे या छोटे छोटे उद्योग थे उनके बीच में बाधाएं पैदा कर रहे थे प्राइवेट कैपिटल में, स्पेशली बाय वे ऑफ इंस्टॉलिंग सिस्टम ऑफ लाइसेंसेज एंड परमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। स्पेशली किस में? वो लाइसेंस के परमिशन नहीं दे रहे थे, उनको इंस्टॉल नहीं कर रहे थे, और जो उनको इन्वेस्टमेंट करना था उसमें परमिशन नहीं दे रहे थे। The state controlled more things than were necessary and this led to inefficiency and corruption। और स्टेट के द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया था, जिससे लोगों के मन में इनएफिशिएंसी और करप्शन की जो भ्रष्टाचार था वो ज़्यादा बढ़ा था। देयर वर क्रिटिक्स हु थॉट दैट द स्टेट डिड नॉट डू इनफ। अब कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ आलोचक ऐसे थे जिनका कहना था जो राज्य है उन्होंने वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। दे पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट डिड नॉट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उनका कहना था कि जो राज्य को खर्चा करना था पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर, चिकित्सा पर, स्वास्थ्य के लिए जो खर्चा करना था वो नहीं, राज्य उनके ऊपर इतना खर्चा नहीं कर पा रहे थे।
instead of helping the poor, the state intervention ended up creating a new middle class that enjoyed the privileges of high salaries without much accountability. और उनका कहना था कि गरीबों की मदद करने के बजाय जो राज्य था उन्होंने एक नई मिडिल क्लास का इजाद कर दिया था जो बिना ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी करते हाई सैलरीज को एंजॉय कर रहे थे. Poverty did not decline subsistently during this period. Even when the proportion of the poor reduced, their number kept going up. लेकिन क्या हुआ, पॉवर्टी अभी भी, उनका कहना था गरीबी जो थी वो अभी भी डिक्लाइन नहीं हुई थी पूरी तरह से इस पीरियड में. इवन उसका परसेंटेज कम हो गया था कि कुल जनसंख्या के मुकाबले उनका प्रोपोर्शन रिड्यूस हुआ था. मेजर आउटकम्स कि हमें मुख्य परिणाम क्या क्या मिले. द अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर प्लान डेवलपमेंट वर एट बेस्ट रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेल बींग ऑफ ऑल सिटीजन्स. अब हमने देखा कि जैसे हमने चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर में हमने 3 चैलेंजेज को देखा था. फर्स्ट शेप ऑफ द नेशन, सेकंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी और थर्ड था हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इस चैप्टर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया. तो इसमें हमने देखा कि जो देश सोच रहा था कि सबके विकास के लिए, सबके वेलबींग के लिए, कल्याण के लिए भारत सरकार को इनिशिएटिव कदम उठाने थे प्लानिंग के दौरान. लेकिन हुआ क्या, दोज हु बेनिफिटेड फ्रॉम अनइक्वल डेवलपमेंट सून बिकम. लेकिन इसका डेवलपमेंट अनइक्वल हुआ, असमान विकास हुआ, जिससे क्या हुआ कि उन लोगों को फ़ायदा हुआ जो जिन लोगों को फ़ायदा वो पॉलिटिकल पावरफुल हो गए और जो लोग फ़ायदा होना था, सबका विकास करना था उनके लिए एंड मेड इट इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मूव इन द डिजायर्ड डायरेक्शन. जिनका विकास करना था, सबका विकास करना था, उसमें बाधाएं आने लग गई थी. तो सबका विकास बराबर नहीं हो रहा था. ड्यूरिंग फर्स्ट टू 5 इकोनॉमिक फाउंडेशन. अब इसमें हम देखते हैं आर्थिक बुनियाद कैसे रही. ड्यूरिंग फर्स्ट 2 5 ईयर फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर लेड. अब इस दौरान जो हमारे फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान थे उनमें जो हमारे इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसकी एक आधारशिला रखी गई थी, नींव रखी गई थी. मेगा डैम्स लाइक भाखरा नांगल एंड हीराकुंड फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन वर बिल्ट. इसमें मेगा डैम्स बनाए गए थे भाखरा नांगल और हीराकुंड जो सिंचाई और पावर जनरेशन के लिए आज भी उपयोगी हैं. Some of the heavy industries in the public sector like steel plant, oil refineries, manufacturing units, defense production etc. were started in this period. अब इस दौरान कुछ heavy industries पब्लिक सेक्टर में जैसे स्टील प्लांट सेल जिसको बोलते हैं, ऑयल रिफाइनरीज ONGC और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और डिफेंस प्रोडक्शन DRDO है, वो उस टाइम के बनाए हुए हैं जो अभी भी हमारे लिए उपयोगी हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड सब्सिस्टेंसली. इसमें क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया गया था कि रोड, रेलवे ये सब बनाए गए ट्रांसपोर्ट परिवहन के लिए, जिससे कि जो भारत की इकोनॉमी है उसमें वृद्धि हो. और संचार के साधन, टेलीग्राफ वगैरह का भी इजाफा इस टाइम जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई प्रोग्रेस दे सकते थे उनको इम्प्रूव किया गया था. थैंक यू सो मच. आप लोगों को कोई क्वेश्चन और डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.